Hi guys, welcome back to my channel. This is the 10th episode for Until I Find You. Let's start the narration. स्टोरी के स्टार्ट में हमें बेकी दिखाई जाती है। प्रिंस से अलग होने के बाद अब भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो बार बार होंठों को छूकर प्रीन के एहसास को वहां से मिटाना चाहती थी। खुद को समझाते, गहरी सांसें लेते, वो खुद को कंपोज करती मेन हॉल की तरफ गई। मुस्कुराकर हुनकुआ और ह्यूंजू वहीं पर खड़े थे। राइल भी उनके साथ ही था। आंट रेबेका, आज तो आपसे मिला ही नहीं। ह्यूंजू ने आगे बढ़कर बेकी का हाथ चूमा, एक जेंटलमैन की तरह। आप कैसे हैं लिटिल यंग मैन? बेकी ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा। एकदम परफेक्ट। आपने अंकल फ्रीन की एंगेजमेंट देखी? बेकी ने हाँ में सर हिलाया। बड़ी कमाल की हैं उनकी फियांसे, बिल्कुल मॉडल की तरह दिखती हैं। मैं थोड़ा बड़ा होता तो खुद ही प्रपोज कर लेता उन्हें, पर अफसोस, उसने मुंह बनाते हुए कहा और बेकी हंसने लगी। बेकी, बहुत टाइम हो गया है, अब चलें? हुनक हुआ अब यहाँ पर और नहीं रहना चाहता था। बेकी ने भी हाँ में सर हिलाया और वो लोग घर के लिए निकल गए। पूरा रास्ता खामोशी रही। घर जाकर बिस्तर पर लेटकर भी बेकी एक लम्हे को भी सो ना सकी। जो कुछ उसकी और फ्रीन के दरमियान हुआ था वो उसके जहन से निकल ही नहीं रहा था। फ्रीन की रोई हुई आंखें, उसकी जुनून से भरी आंखें अभी भी बेकी के वजूद में उतरती जा रही थीं। उसका एहसास उसे अपने बाजुओं पर, अपने होंठों पर, अपने माथे पर, अपने गालों पर, अपने जिस्म के हर हिस्से पर महसूस हो रहा था। एक अलग सी गर्माहट जो फ्रीन के वजूद से उसे मिलती थी। क्या था उस लड़के में कि उसकी आंखों में देखकर वो सब कुछ भूल जाती थी। उसकी बाहों में जाते ही वो पिघल जाती थी। चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाती थी। क्या ये सिर्फ एक अट्रैक्शन थी? क्या वो सिर्फ उसके करीब एक फिजिकल डिजायर की वजह से जा रही थी? नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो किसी की बीवी है। उसने खुनकुआ को देखकर कहा। वो इंसान जिसने उसकी यादें जाने के बाद उसका कभी साथ नहीं छोड़ा, अपनी मोम की इतनी नाराजगी के बाद भी उससे शादी की, उसके बच्चे को अपना नाम दिया, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। वो उसके साथ चीट कैसे कर सकती है? पर दिल था कि इन सब बातों को मानने से इनकार कर रहा था, खिंचता जा रहा था प्रीन की तरफ। वो बहुत कंफ्यूज थी। इस कंफ्यूजन में उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। पूरी रात यूं ही वो बेचैन रही और रोते रोते यूं ही सो गई। और सीन मूव होता है मॉर्निंग में। प्रीन कल रात कर्क के घर चला गया था। वो बहुत ज्यादा इमोशनल था और कर्क नहीं चाहता था कि इस सिचुएशन में कोई और उसे देखे, इसीलिए वो उसे अपने घर ले गया। नशे की वजह से काफी देर तक उसकी आंख नहीं खुली। उसकी आंख तब खुली जब उसके डैड की कॉल आई, लगभग 11 बजे के करीब। कौन है? प्रीन ने नींद में फोन उठाते हुए कहा। प्रीन, कहाँ हो तुम? उसके डैड की आवाज सुनते ही वो होश में आया और सीधा होकर बैठ गया। हाय डैड, मैं उसने आसपास जगह को पहचानने की कोशिश की। मैं कर्क के घर पर हूँ। थोड़ी देर में उससे याद आया। ओह, जरूर कल रात को एंगेजमेंट के बाद तुम वहां सेलिब्रेट करने गए होगे। उसके डैड की आवाज में अब नरमी सी थी। जी जी डैड। अचानक उसे याद आया कि कल रात उसने किस तरह नीता से एंगेजमेंट कर ली थी। अपने हाथ में पड़ी वो रिंग जो नीता ने उसे पहनाई थी उसे देखने लगा। वेरी गुड, अच्छा है तुम एंजॉय कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहना था कि आज मैंने प्रणोत और अलिसारा के साथ एक लंच अरेंज किया है। तुम्हें पता है अमेरिका से वो बहुत टाइम बाद वापस आए हैं और मैं चाहता हूँ कि हम सब एक साथ हों।
तुम नीता से भी पूछ लो, अच्छा है हमारी फैमिली में घुल मिल जाएगी। उसके डैड ने कहा। नीता का तो बहुत मुश्किल हो जाएगा डैड, और उसका काम भी बहुत ज्यादा है, तो कल जो भी हुआ वो प्लान्ड नहीं था, इसी वजह से वो मैनेज नहीं कर पाएगी। रीन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बहाना बनाए। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जितना जल्दी हो सके आ जाना लंच के टाइम तक। ओके, रीन के डैड ने कहा। ओके डैड, ये कहकर रीन ने फोन रख दिया और हाथ में पड़ी उस रिंग को देखने लगा। कल नीता गुस्से में चलकर आई और आकर उसके हाथ में रिंग डाल दी। उसने भी वो रिंग एक्सेप्ट कर ली, पर दुनिया को क्या समझाते कि वो उनका एक ईगो गेम था, कोई एंगेजमेंट नहीं। उस पार्टी में सिर्फ नीता नहीं, उसके पेरेंट्स भी आए थे। उन लोगों ने ये सब देखा था, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था। अब चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, नीता और फ्रीन के लिए भी। ये कल मैंने क्या बेवकूफ़ी की है, वो सर पकड़कर कह रहा था। तभी कर्क उसके लिए कॉफी, पानी और मेडिसिन ले आया। उठ गए तुम, लेट लकी, कर्क ने मुंह बनाते हुए कहा। पूरी रात टांगे मारते रहे हो तुम मुझे, वो कंप्लेन कर रहा था। अच्छा ठीक है, हो जाता है कभी कभी, प्रीन ने मुंह बनाकर कहा। अभी भी सर में दर्द है? कर्क उसे देखकर पूछ रहा था। हाँ, तुम ही ने मुझे इतनी अल्कोहल कंज्यूम करवाई थी, वरना मैं तो एक दो पैक से ज्यादा हैंडल ही नहीं कर पाता, प्रीन ने सर पकड़ते हुए कहा। तुम हमेशा से ही ऐसे हो, लो दवाई खा लो। ये कहकर उसने मेडिसिन और पानी फ्रीन को दिया हैंगओवर उतारने के लिए, और बाद में उसे एक गरम कॉफी का मग दिया। ये पियो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। उसने फ्रीन की तरफ कॉफी बढ़ा दी। कॉफी पीते फ्रीन का सर दर्द काफी ठीक हो गया। बीवियों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? फ्रीन ने कर्क को देखकर कहा। हम दो कवारे, बीवी कहाँ से लाएंगे? लेकिन अब ये बात तुम पर सूट नहीं करती, तुमने तो कल एंगेजमेंट कर ली है। कर्क ने उसे देखकर हंसते हुए कहा। तुम सारी बात जानते हो तो मजाक मत उड़ाओ। फ्रीन ने उसे तकिया दे मारा। ओके ओके सॉरी। आगे का क्या सोचा है? घर वालों को कैसे फेस करोगे? कर्क उससे वो सवाल पूछ रहा था जिनका जवाब उसके पास भी नहीं था। सोचते हैं, अभी मुझे भूख लगी है, नाश्ते के लिए कुछ बनाओ, मैं शावर लेकर आता हूँ। कर्क सर झटक कर उसके लिए नाश्ता बनाने चला गया। फ्रीन शावर लेकर आया और वो दोनों नाश्ता करके एक साथ निकल गए। तुम भी मेरे साथ चलो घर, मॉम डैड तुम्हें देखकर खुश होंगे। फ्रीन ने ग्लासेस लगा रखी थी, व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स पहने हुए थे। कर्क गाड़ी चला रहा था। नहीं आज नहीं, मुझे कुछ काम करने हैं, कुछ प्लान्स हैं मेरे, फिर कभी, कर्क ने कहा। ठीक है, एज यू विश, फ्रीन ने मुंह बनाते हुए कहा। थोड़ी देर में कर्क ने फ्रीन को उसके घर ड्रॉप कर दिया। फ्रीन जब अंदर गया तो माहौल बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट था। प्रणोत अपने नाम की तरह ही बहुत ज्यादा स्माइली और बहुत ही ज्यादा खुश रहने वाला इंसान था। हे फ्रीन, कैसे हो? आते ही उसने फ्रीन को टाइटली हग कर लिया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अमेरिका का ट्रिप कैसा रहा? ट्रिप तो एक बहाना था, मुझे तो अपनी बीवी को तुम सब लोगों से थोड़ी देर दूर रखना था ताकि हम कुछ प्रायोरिटी टाइम गुजार सकें, प्रणोत ने शरारती होते हुए कहा। अलिसारा ने उसे हल्का सा बाजू पर मारा। आप बच्चों के सामने शुरू हो जाते हैं। अरे बच्चा कहाँ है ये? प्रणोत ने फ्रीन को देखकर कहा। मैं फ्रीन की नहीं, युंजू की बात कर रही हूँ। अलिसारा अब भी लाल हो रही थी। प्रणोत आंखों से उसे छेड़ने लगा। उसके बाद वो सब लंच के लिए बैठ गए। लंच को सबकी मर्जी और पसंद को ध्यान में रखकर बनाया गया था। सब लोग बहुत खुश थे और लंच को एंजॉय कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, सिवाय फ्रीन के। फ्रीन, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? प्रणोत ने फ्रीन से पूछा। नहीं कुछ नहीं, बस कल बहुत थक गया था, फ्रीन ने प्लेट में खाने से खेलते हुए कहा।
प्रनोद बहुत ही लाइवली और चार्मिंग था। वो अलिसारा के पेरेंट्स से अलग अलग टॉपिक्स पर बात कर रहा था, मुस्कुराकर अपनी बीवी से फ्लर्ट कर रहा था और उसने माहौल को बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट बना दिया था। इसीलिए रीन की खामोशी को ज्यादा महसूस नहीं किया गया। खाने के बाद रीन के पेरेंट्स वॉक के लिए चले गए और बाकी सब लोग कुछ एल्बम्स लेकर बैठ गए। उसमें अलिसारा की शादी की एल्बम भी थी। उसे देखते हुए ह्यूंजू ने पूछा, डैड, ये कौन है? ये इससे पहले कि अलिसारा कुछ कहती, प्रनोद बोला, ये तुम्हारी मॉम का एक्स है। क्या? ह्यूंजू की आंखें बड़ी हो गई और फ्रीन की भी। तुम्हारा कोई एक्स भी था? तुमने किसी को डेट किया था? मुझे तो लगा गुड गर्ल की तरह डैडी की मर्जी से शादी कर ली तुम दोनों ने। फ्रीन को कुछ याद नहीं था। हैरान था कि उसकी सीधी सादी बहन ने भी कभी किसी को डेट किया था। प्रनोद, बस बहुत हो गया। अलिसारा शर्म से लाल होने लगी। अरे क्या हुआ यार, यहाँ पर सारे जवान लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्हें भी तो जानने दो हमारी लव स्टोरी। प्रनोद मजे लेते हुए कह रहा था। उसने फ्रीन को देखकर कहा, मैं तो जब इससे मिला तब ये इंगेज थी, किसी और के साथ शादी होने वाली थी इसकी। डोंट टेल मी, ह्यूंजू ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। रियली? उसे यकीन नहीं आ रहा था अपने डैड की बातों पर। तो और क्या? रीन भी दिलचस्पी से सुनने लगा। शादी की डेट तक फिक्स हो गई थी। तो फिर तुम इससे कैसे मिले? रीन ने पूछा। ये किसी सेमिनार में मुझसे टकराई थी। पहली नजर में ही इसकी आंखें मेरे दिल में उतर गईं और मैंने तभी ठान लिया कि मैं शादी इसी लड़की से करूंगा। और फिर तुमने क्या किया? ह्यूंजू और फ्रीन दोनों ही प्रनोद की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। फिर क्या करना था? मैंने ठान लिया था कि बीवी तो ये मेरी ही बनेगी। इसके घर के, इसके बुटीक के तब तक चक्कर लगाए जब तक इसे मुझसे प्यार नहीं हो गया। अपने प्यार के लिए बहुत फाइट किया मैंने, और देखो उसका रिजल्ट आज तुम्हारे सामने है। मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, वो उन दोनों को देखकर कह रहा था। अच्छा बस बहुत हो गया। अलिसारा ने एल्बम प्रनोद के हाथ से लिया और वहां से चली गई। वो बहुत ब्लश कर रही थी। प्रनोद उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। रीन ने उसे देखकर पूछा, अगर पी सारा शादीशुदा होती, उसका एक बच्चा होता, तब तुम क्या करते? प्रनोद ने मुंह बनाकर उसे देखते हुए कहा, तुम तो मेरा दिल ही तोड़ रहे हो। लेकिन फिर भी अगर वो शादीशुदा भी होती या उसके बच्चे भी होते, तब भी मैं अपने प्यार के लिए फाइट करता और उसे हासिल कर लेता। ये जवाब रीन के दिमाग को सुन कर गया। तुम किसी का घर तोड़ देते? उसने प्रनोद की आंखों में देखकर पूछा। अगर मुझे यकीन है कि वो मुझसे प्यार करती है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसकी शादी हुई है या नहीं, बच्चे हैं या नहीं? उसका जो कुछ भी है, मैं उसके साथ ही उससे प्यार करूंगा ना? प्रनोद उसे देखकर कह रहा था। फ्रीन कंफ्यूज हो गया। तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो भी तुमसे प्यार करती है? प्रनोद उसकी बात सुनकर हंसने लगा। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। फ्रीन हैरानी से उसे देख रहा था। समझ आ गई तुमने पिछले 9 साल में किसी को डेट क्यों नहीं किया। तुम तो बिल्कुल ही फारिग आदमी हो। प्रनोद उसका मजाक उड़ा रहा था। चलो तुम्हें एक टिप देता हूं। अगर वो अपने हस्बैंड से प्यार करती होगी तो मेरे करीब आने पर उसे कुछ फील नहीं होगा। लेकिन अगर वो मेरे लिए कुछ फील करती है तो मेरे करीब जाते ही वो पिघलने लगेगी, मुझे अपने करीब आने से नहीं रोकेगी। लड़कियां बहुत सिंपल होती हैं। वो सिर्फ उसी इंसान को अपने करीब आने देती हैं जिनसे वो प्यार करती हैं। समझे? प्रीन सोचने लगा। बेकी ने कभी भी उससे नकारा नहीं, उसे अपने करीब आने से रोका नहीं। प्रीन उसकी बातें सुनकर अपनी और बेकी के बारे में सोचने लगा।
बेकी की आंखें उसे चीख चीख कर बताती थीं कि वो उसके लिए क्या फील करती है। बेकी किस तरह उसकी बाहों में पिघल जाती है जब उसे याद आया। उसके होंठों पर एक खूबसूरत सी हंसी आई और उसने जाकर प्रनोद को टाइटली हग कर लिया। अरे ये क्या कर रहे हो? प्रनोद हैरान हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रनोद, आप बहुत अच्छे हो। ये कहकर उसने प्रनोद को किस किया गाल पर। ए पागल हो गए हो क्या? उसने फ्रीन को दूर धक्का दिया और अपना मुंह साफ करने लगा। आह! फ्रीन बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड लग रहा था। मुझे कहीं जाना है, ये कहकर वो निकला और अपनी कार में बैठ गया। और सीन मूव होता है बेकी के घर। कल रात की बातें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। आईने में खड़ी वो अपनी आंखों को देखती जा रही थी। अपनी आंखों में उसे फ्रीन नजर आ रहा था। उसकी जुनून से भरी आंखें जिनमें बेकी को पाने की तड़प थी। वो समझ नहीं पा रही थी ये क्या हो रहा है उसके साथ। क्यों उसके साथ हर गलत चीज भी सही लगती थी। क्यों उसका छूना, उसका करीब आना बेकी को पिघला जाता था। वो यही सब सोच रही थी। तभी खुनकुआ ने आकर पीछे से उसे हक कर लिया। उसका चेहरा बिल्कुल बेकी के चेहरे के पीछे था, उसके कंधे पर टिका हुआ। उसने आईने में देखते हुए कहा, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, जानती हो तुम? वो बेकी को देखकर कह रहा था। बेकी ने नजरें झुका ली। खुनकुआ ने उसकी गर्दन पर एक लाइट किस की और दोबारा आईने की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी शोलों से भरी आंखें, तुम्हारे गुलाबी होंठ, तुम्हारे रेशमी बाल और तुम्हारी ये अनोखी खुशबू जो मुझे दीवाना बना देती है। याद रखना कि ये सब कुछ मेरी इमानत है तुम्हारे पास। वो ये कह रहा था और बेकी को और टाइटली हग करता जा रहा था। तुम बीवी हो मेरी, ये कभी मत भूलना। फ्रीन को देखने के बाद से उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही थी। बेकी ने आईने में देखकर मुस्कुराया और हाँ में सर हिला दिया। उनको आने उसे अपनी तरफ मोड़कर कहा, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूं, मेरा भरोसा मत तोड़ना। उसने बेकी के चेहरे पर आती हुई लट उसके कान के पीछे करके कहा, तुम ऐसी लड़की नहीं हो ना जो अपने हस्बैंड से बेवफाई करे। वो उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। वो जान गया था कि कोई जो पहले एक दफा बेकी को उससे छीन चुका है, शायद दोबारा बेकी के लिए जज्बात रखने लगा है। इस बात ने उसे बहुत डरा दिया था। इस सिचुएशन से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। बेकी ने हाँ में सर हिला दिया। मैं आपके साथ कभी बुरा नहीं करूंगी, बेकी ने उसका गाल थामते हुए कहा। क्या आप मुझे ऐसा समझते हैं? उसकी आंखों में सवाल था। कुनकुआ ने उसका चेहरा थाम कर कहा, नहीं, पर मैं जानता हूं तुम बहुत मासूम हो। फिर उसके बाल सहलाकर बोला, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी की मासूमियत का कोई फायदा उठाए। ये कहकर वो बेकी के करीब आया। उसके होंठ बेकी के होंठों को छूने वाले थे। बेकी दूर जाना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, पर यूं ही खड़ी रही। आंखें बंद हुईं और दो आंसू उसकी आंखों से गिर गए और गालों पर बहने लगे। हुनकुआ उसे किस करने ही वाला था जब रायल कमरे में आ गया। मम्मा मेरी टाई नहीं, वो कुछ कह रहा था। उसे देखते ही बेकी और हुनकुआ झटके से एक दूसरे से दूर हुए। हाँ आओ, मैं तुम्हारी टाई बांध देती हूँ,
ये कहकर बेकी उसका हाथ पकड़कर बाहर चली गई। खुद को वह गुस्से से आईने में देखकर बोला, ये बाप और बेटा मेरी जिंदगी में हमेशा से विलन ही रहे हैं। ये कहकर उसने ड्रेसिंग पर जोर से हाथ दे मारा और अपना गुस्सा दबाता बाहर चला गया। और सीन मूव होता है बुटीक में। बेकी अभी आकर अपनी सीट पर बैठने ही वाली थी कि उसने अपने डेस्क पर पड़ा एक खूबसूरत सा गिफ्ट देखा। जब उसने उसे खोला तो अंदर बहुत ही खूबसूरत डायमंड इयररिंग्स थे और साथ में एक नोट। इन डायमंड्स की चमक तुम्हारी आंखों के सामने कुछ भी नहीं, जिनका मैं दीवाना हो गया हूँ। विद लव, फ्रीन। ये देखकर बेकी के गाल लाल होने लगे। कल रात जो उसकी और फ्रीन के दरमियान में हुआ था फिर से याद आने लगा। उसकी खुशबू फिर से वो अपने वजूद पर महसूस करने लगी। फिर खुद को होश में लाते हुए उसने वो पेपर फाड़ दिया और वो गिफ्ट उठाकर फ्रीन के कमरे में आई। और सीन मूव होता है फ्रीन के कैबिन में। बेकी गुस्से से चलती जब उसके कैबिन में आई तो वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। बेकी ने वो गिफ्ट उसके टेबल पर रखा और वो गुस्से से उसे देखकर बोली, ये क्या हरकत है? फ्रीन ने पहले गिफ्ट को फिर गुस्से में खड़ी बेकी को देखा और मुस्कुरा कर बोला, क्या हरकत है? बेकी को उसके सवाल पर और गुस्सा आया। आप जैसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमारा एग्रीमेंट था कि जब तक मैं काम करूंगी आप यहाँ नहीं आएंगे। फ्रीन चलता आया और आकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी गहरी बोलती आंखें बेकी को सर से पैर तक देख रही थीं। कल रात के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया, ये कहकर फ्रीन ने अपनी टंग अपनी लिप्स पर फेरी और बेकी को कल रात जो कुछ हुआ फिर से याद आने लगा। फ्रीन की आंखों में अब भी वही कशिश थी जो बेकी को सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देती थी। उसकी नजरों से बचते वो उन दोनों में फासला बनाती थोड़ा दूर खड़ी हुई। आपको एक बार में समझ क्यों नहीं आता? मैरिड हूं मैं, मैरिड। ये कहकर उसने अपनी रिंग फिंगर दिखाई। मेरे बेटे से तो आप मिल ही चुके हैं। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है। फ्रीन उसके करीब हुआ। तो तुम मुझसे भाग रही हो इसलिए नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए कि तुम्हें लगता है ये पॉसिबल नहीं। फ्रीन उसके करीब होते हुए कह रहा था। बेकी उसकी बात से स्पीचलेस हो गई। शादी, बच्चे, ये तुम्हारा मैरिटल स्टेटस है। फ्रीन अभी भी अपनी गहरी भूरी आंखों से उसे देखता जा रहा था। एक अट्रैक्शन थी जो बेकी को मदहोश करती जा रही थी। प्यार करती हो उससे? फ्रीन ने पूछा। बेकी को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था, गला खुश्क होता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करके वो उसे देखकर बस यही कह पाई, मुझे आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। ये कहकर वो आगे बढ़ी और कैबिन से निकलने ही वाली थी जब फ्रीन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कैबिन का डोर लॉक किया और उसे वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर दिया। ये क्या हरकत है? बेकी पूरी फोर्स से उसे धक्का दे रही थी पर फ्रीन मजबूत था। उसने बेकी को मजबूती से वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर रखा था। फिर से उसकी आंखों में वो देखने लगा। उसकी मदहोश करने वाली खुशबू अब बहुत करीब से आ रही थी। बेकी का दिमाग सुन्न होने लगा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वो अपने आप को फ्रीन से छुड़ा नहीं पा रही थी। जब उसे लगा कि ये कोशिश बेकार है तो आंसू भरी आंखों से उसे देखकर बोली, क्यों कर रहे हैं आप ये? उसकी आंख से एक आंसू गिरा जिसे फ्रीन ने अपने होंठों से छू लिया। उसके नर्म होंठ बेकी के गाल को छू रहे थे, लेकिन
उनकी तपिश, उनकी नरमी उसके दिल तक पहुंच रही थी। उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। रीन ने दोबारा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों कर रहा हूं ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। ऐसा लग रहा है कि एक आग है जिसमें मैं चल रहा हूं। आग से खेलना चाहता हूं मैं। ये कहकर वो उसके और करीब होने लगा। बेकी के होंठ कांप रहे थे। उसकी कांच जैसी आंखों में दो आंसू ठहरे हुए थे। रीन आगे बढ़ा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। एक बार फिर से वो उसे उस दुनिया में ले गया जहां बेकी सब भूल जाती थी। बेकी की बॉडी पावरलेस होने लगी। रीन उसके होंठों की मिठास एक बार फिर से अपने अंदर उतारने लगा। उसका एक हाथ बेकी का चेहरा थामे हुए था, दूसरा हाथ अब बेकी की कमर पर था और उसे खींचकर अपने करीब से करीब करता जा रहा था। अचानक उसकी टंग बेकी के टंग से टकराने लगी। बेकी, जो पूरी शिद्दत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, अब आंखें बंद किए इस एहसास को महसूस कर रही थी। उसके हाथ रीन के कंधों पर घूम रहे थे। वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह गुम थे। रीन उसे चूमता जा रहा था। बेकी मदहोश होती जा रही थी, सब कुछ भूलती जा रही थी। यूं इस इंसान के करीब आते ही वो हर चीज, हर बात भूल जाती थी। उसका दिल चाहता था कि वो लम्हे में कैद हो जाए, जिस लम्हे में वो लड़का उसके इतने करीब होता था। वो दोनों यूं ही एक दूसरे में गुम थे। फिर फ्रीन ने किस ब्रेक करके उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा मैं, क्योंकि तुम प्राइसलेस हो मेरे लिए। ये कहकर उसने एक हाथ से दोबारा बेकी के गाल को थामा। उसकी इस बात पर बेकी को लगा कि उसका दिल धड़कना भूल जाएगा। बेकी ने उसे और करीब कर लिया। रीन मुस्कुराने लगा और उसके माथे को चूमकर बोला, मैं तुम्हें खरीदना नहीं, तुम्हें पाना चाहता हूँ पूरी तरह। तुम जो हो, जैसी हो, मैं बैकआउट नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम प्यार करती हो मुझसे। तुम्हारी आंखें चीख चीख कर कहती हैं कि तुम प्यार करती हो मुझसे। हिम्मत करके एक बार मुझे कह दो कि तुम प्यार करती हो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। रीन उसकी आंखों में देखकर उसके दिलो दिमाग को काबू करने लगा था। बेकी की सांसें तेज और तेज होती जा रही थी। एक बार फिर वो उसके करीब आने लगा। बेकी उसे और करीब करना चाहती थी, उसकी बातों पर यकीन करना चाहती थी। तभी रीन का फोन बजने लगा और उसने बेकी को खुद से दूर किया। जैसे ही बेकी ने उसका ध्यान भटकते देखा, उसे खुद से दूर किया। आपसे बड़ा जर्क मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। शर्म नहीं आती आपको? ये कहकर वो तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। रीन हंसने लगा। बेकी की लिपस्टिक उसके होंठों पर लग गई थी। उसने एक थंब अपने होंठों पर फेरा और बेकी की लिपस्टिक को अपने थंब पर ही चूमने लगा। आई लव यू बेकी, और तुम्हें मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। मीन उसे जाते हुए देखता रहा और फिर मुस्कुरा कर बोला। फ्रीन के कैबिन से निकलकर बेकी वॉशरूम में चली गई। ठंडे पानी से बार बार वो अपना चेहरा धोते जा रही थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे। बहुत सी बातें उसके दिमाग में टकरा रही थीं। एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। तुम बीवी हो मेरी, मेरी इमानत हो,
इसे कभी मत भूलना। तो क्यों मेरी बाहों में आते ही पिघल जाती हो? क्यों मेरे करीब आते ही तुम्हारी सांसें तेज होने लगती हैं? हम दोनों लाइफ पार्टनर्स हैं। एक दूसरे का ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है। तुम जो हो, जैसी हो, उसके साथ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी खुशबू, सब मेरा है, ये याद रखना। फ़रीन और खुनकुआ की हुई बातें उसके दिमाग में टकरा रही थीं। उसे लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा। वो रोते हुए वॉशरूम के फ्लोर पर बैठ गई। बुरी हो तुम, गलत हो, चीटर हो तुम, चीटर हो, वो चिल्ला चिल्ला कर खुद से कह रही थी और रोती जा रही थी। तभी वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। कौन है अंदर? ये मिस वॉन की आवाज़ थी। बेकी सेंसेस में आई, फ्रेश अप हुई और बाहर निकल आई। ओह रेबेका, तुम थी, मिस वॉन ने कहा। सब कुछ ठीक है? मिस वॉन ने पूछा। हाँ सब ठीक है। तुमने वॉशरूम लॉक क्यों कर दिया था? मिस वॉन ने पूछा। नहीं, वो गलती से हो गया था, आई एम सॉरी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। मिस वॉन उसे गहरी नज़रों से देखती रहीं। उस दिन के बाद से बेकी के लिए रीन को रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल होता जा रहा था। वो हर वक्त, हर जगह उसके साथ मौजूद होता था। सुबह से शाम तक उसकी गहरी बोलती नज़रें बेकी का पीछा करती थीं। जब वो सुबह आती तो एक गिफ्ट उसके डेस्क पर होता, चॉकलेट्स और फ्लावर्स के साथ। वो हर जगह, हर बार उसे बहुत स्पेशल फील कराने लगा था। उसकी हर एक एक्ट पर बेकी का दिल धड़कना भूल जाता था। उसने अपने दिल को कई तालों में बंद कर रखा था ताकि वो रीन से कुछ ऐसा ना कहते जो उसे नहीं कहना चाहिए। सुबह वो खुद को अपने आप याद करवा कर जाती, पर रोज़ रीन की आंखें उससे सब कुछ भुलाने पर मजबूर कर देती थीं। बहुत मुश्किल था उसके लिए ये सब, पर वो खामोशी से इंतज़ार कर रही थी रीन के थक जाने का, उसके रुक जाने का। उसने फ़्रीन के कहने पर तैयार होकर ऑफिस आना शुरू किया था। उसे लगा शायद अगर वो पहले की तरह सिंपल जाएगी तो फ़्रीन का इंटरेस्ट धीरे धीरे उससे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका हुलिया जैसा भी हो, एक गिफ्ट रोज़ उसके डेस्क पर होता था। फ़्रीन उसी प्यार से उसे देखता था। ये सब उसके दिल को सुकून देने लगा था। ना चाहते हुए भी वो इस झूठ में, इस सपने में रहना चाहती थी। अपने घर से, हकीकत से निकलकर जब वो बुटीक आती तो प्रेम उसके दिन को एक सपने की तरह बना देता था। वो सपना जिसे वो जानती थी कि वो जी नहीं सकती, लेकिन फिर भी प्रेम का रोज़ उसके लिए ये सब करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी हर वक़्त की अटेंशन, उसका बात-बात पर मुस्कुराकर बेकी को देखना, उसकी मीठी-मीठी नज़रें, ये सब बेकी को बहुत अच्छी लगने लगी थीं। कभी-कभी उसका दिल चाहता था कि जाकर फ़ीन को गले लगाए और उसे चूम कर बता दे कि उसका दिल फ़ीन के लिए किस तरह से तड़पता है। लेकिन जब भी वो ऐसा कुछ सोचती, उसकी आंखों में रायल का चेहरा घूम जाता, जो उसे ऐसा करने नहीं देता था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खुनकुआ और बेकी नाश्ता कर रहे थे। अब भी वो फ़्रीन की बातों को सोच रही थी। वो कल के इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी, जब कुछ कर्टन्स उस पर गिरने वाले थे और फ़्रीन ने उसी वक्त आकर उसे बचा लिया था। कितने करीब थे वो दोनों, एक दूसरे की आंखों में किस तरह डूबे हुए थे। फ़्रीन की आंखों में उसके लिए प्यार था, उसे खो देने का या चोट लगने का डर था। वो प्यार जिसके बदले में वो उसे प्यार नहीं दे सकती थी। वो आंखें
जो उसे बहुत प्यारी लगने लगी थी। कब से, ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। बेकी, क्या सोच रही हो? उन कुआ ने उसे उसकी सोचों से बाहर निकाला। नहीं, कुछ नहीं, बेकी ने अपनी सोचों से बाहर आते हुए कहा। वैसे कल के लिए कुछ खास प्लान किया है तुमने? खुनकुआ ने पूछा। बेकी सोचने लगी, कल ऐसा क्या खास दिन है? रायल का बर्थडे? नहीं। बेकी का? शायद खुनकुआ का भी नहीं। कल कल क्या है, मुझे याद नहीं, बेकी ने कहा। खुनकुआ 2 लम्हों के लिए चुप हो गया और फिर अफसोस से उसे देखकर बोला, नहीं, कुछ इतना खास भी नहीं, बस हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। ये कहकर वो दोबारा खाना खाने लगा। ओह हनी, आई एम सो सॉरी। बेकी ने उसके हाथ पर हाथ रखा। मैं भूल गई। खुनकुआ ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, इट्स ओके, अब तो इसकी आदत हो गई है मुझे। पिछले 9 साल में खुनकुआ से जुड़ी बातें वो अक्सर भूल जाती थी। उसका बर्थडे, उनकी एनिवर्सरी, लेकिन रायल से जुड़ी कभी कोई बात नहीं वो भूली। इस बात पर खुनकुआ को रायल से और भी नफरत होने लगती थी। बेकी को गिल्टी फील हो रहा था। आई एम सो सॉरी हनी, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कल हम दोनों एक बहुत अच्छा दिन गुजारेंगे। वो उसे मुस्कुरा कर देखते हुए कह रही थी। खुनकुआ उसे देखने लगा। उन दोनों का साथ एक अधूरा साथ था, लेकिन फिर भी खुनकुआ उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो चाहे अधूरी थी, लेकिन वो खुनकुआ के साथ जुड़ी रहनी चाहिए थी। वो फ्रीन सरोजा के सामने तो कभी नहीं हार सकता। वो यही सोच रहा था। और सीन मूव होता है उस दिन जब खुनकुआ और बेकी की एनिवर्सरी थी। युंजू और रायल एक स्कूल ट्रिप पर गए थे, इसलिए उन लोगों के पास काफ़ी टाइम था। वो सुबह से खुनकुआ के साथ घूम रही थी, उसकी पसंद की जगहों पर। खुनकुआ के और बेकी के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ काफ़ी मेलजोल रखते थे। उन दोनों को बुक्स पढ़ना पसंद था, उन दोनों को ओपेरा सुनना पसंद था। गेम्स वो दोनों ही नहीं खेलते थे, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की जगहों पर जाकर भी उसे वो इंसान बहुत याद आ रहा था जो गेम्स खेलता था, जोक्स क्रैक करता था, जिसकी उससे कोई भी चीज़ मैच नहीं करती थी। उसकी गहरी भूरी आंखें बेकी को शिद्दत से याद आ रही थी। और सीन मूव होता है बुटीक में। रीन को पता लगा कि आज बेकी ने ऑफ लिया है। पहले तो वो बहुत परेशान हो गया और मिस वॉन से पता करवाया, तो पता लगा कि बेकी किसी ज़रूरी काम से आज ऑफ पर है। क्योंकि आज बेकी नहीं आ रही थी, तो उसके लिए बुटीक में दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी उसे नीता की कॉल आई। हाय स्वीटी, कैसे हो? नीता ने उसे छेड़ते हुए कहा। जब से उन दोनों की इंगेजमेंट हुई थी, उन दोनों के घर वालों ने उन्हें शादी के लिए प्रेशर देना छोड़ दिया था। इसीलिए उन्होंने इस बात को अभी तक क्लियर नहीं किया था कि वो असल में इंगेज्ड नहीं है। हेलो बेबी, मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? रीन ने भी वैसे ही जवाब दिया। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया ड्रामा। क्या कर रहे हो? नीता ने बात खत्म करते हुए कहा। क्या कर रहा हूँ, ऑफिस में बैठा बोर हो रहा हूँ। रीन ने पेपर वेट घुमाते हुए कहा। ग्रेट, तो ऐसा करते हैं, शाम को कहीं खाने के लिए चलते हैं। नीता ने पूछा। हाँ अच्छा है, काफ़ी दिन हो गए मैं कहीं बाहर नहीं गया। तो डैड के रेस्टोरेंट ही चलते हैं। उन्होंने कुछ नए शेफ्स रखे हैं, बहुत न्यू रेसिपीज़ हैं, मॉम ने बनवाई हैं। रीन ने कहा। ओके, तो शाम 7 बजे मुझे पिक कर लेना। फाइन। रीन ने ये कहकर फ़ोन रख दिया। और सीन मूव होता है रेस्टोरेंट में। नीता और फ्रीन जब रेस्टोरेंट में आए तो उन्होंने खुनकुआ और बेकी को देखा। वो उनके बराबर वाली सीट पर जाकर बैठ गए।
फ्रीन को बहुत गुस्सा आ रहा था उन दोनों को एक साथ देखकर। वो दिल में सोच रहा था, ओह, तो ये था इसका ज़रूरी काम। अपने हस्बैंड के साथ डेट पर आई है। दूसरी तरफ बेकी उसे नीता के साथ देखकर सोच रही थी, अमीरों के चोंचले, मुझे तो बहुत प्यार के वादे और दावे करता है। एक दिन मैं ऑफिस नहीं आई और किसी और लड़की के साथ आ गया डेट के लिए। वहाँ सिर्फ बेकी और फ्रीन ही इस तरह परेशान नहीं थे। खून कुआ और नीता भी उतने ही परेशान थे। नीता ने जब रेस्टोरेंट में नज़र घुमाई तो नोब को एक लड़की के साथ बैठे देखा। वो दोनों बहुत करीब लग रहे थे और बहुत मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। नीता का खून खौलने लगा और जैसे ही खून कुआ ने फ्रीन को देखा, उसका तो सारा मूड ही खराब हो गया था। बेकी, मुझे और नहीं खाना, चलो हम कहीं और चलते हैं। मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं, खून कुआ ने कहा। बेकी ने हाँ में सर हिला दिया। ठीक है हनी, अगर आपका दिल नहीं है तो हम कहीं और चलते हैं, उसने नरमी से खून कुआ का हाथ पकड़कर कहा। मैं बस वॉशरूम से होकर आती हूँ, ये कहकर उसने खून कुआ के गाल पर किस किया और उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। ये देखकर फ्रीन का खून खौल उठा। वो तेजी से बेकी के पीछे गया और वॉशरूम के रास्ते में ही उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हैं आप? बेकी ने उसे रोकते हुए कहा। और जो तुम कर रही थी वो क्या था? हाँ, क्या मैंने क्या किया? बेकी उल्टा उसी से सवाल कर रही थी। अभी बताता हूँ तुमने क्या किया। ये रेस्टोरेंट फ्रीन की मोम का था। यहाँ ऊपर के फ्लोर पर उनका होटल था, जहाँ सबसे लग्जरियस स्वीट फ्रीन का था। वो उसे घसीटता हुआ अपनी स्वीट में ले गया। ये तैयारी तुमने उसके लिए की है ना? उसके लिए ये बाल बनाए हैं, उसके लिए ये मेकअप किया है। कितनी खूबसूरत ड्रेस पहनी है तुमने। फ्रीन उसे खींचता हुआ अंदर ले आया था। आपका तो दिमाग खराब हो गया है। मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। वो खुद को छुड़ाती, उससे लड़ती, बाहर जाना चाह रही थी, पर फ्रीन उसका हाथ पकड़कर उसे और अंदर ले आया, जहाँ पर हीटेड पोल था। ये तैयारी तुमने उसके लिए की है ना? ये कहकर उसने बेकी को पूल में धक्का दे दिया। बेकी के खूबसूरती से बनाए हुए बाल भीग कर सारे खराब हो गए। उसका सारा मेकअप खराब होने लगा। उसके सारे कपड़े भीग गए। फ्रीन खुद भी पूल में आ गया और उसकी तरफ पड़ने लगा। बस छोड़िए, जाने दीजिए मुझे, ये कहकर वो फ्रीन को दूर धकेल रही थी। फ्रीन और करीब हुआ और उसे रफली किस कर लिया। बेकी ने फिर उसे दूर धकेला और एक थप्पड़ मार दिया। फ्रीन बिल्कुल नहीं रुका और दोबारा करीब आया और उसे फिर से रफली किस करने लगा। उसके टच में हमेशा वाला प्यार नहीं था, आज एक जुनून था जो बेकी का दम घोटने लगी थी। वो आज उसे बहुत रफली किस कर रहा था। बेकी ने फिर से उसे धकेलकर खुद से दूर किया। मैंने कहा बस कर दीजिए, जाने दीजिए मुझे, ये कहकर वो पुल से बाहर आना चाह रही थी, जब फ्रीन ने दोबारा उसे पुल की दीवार के साथ लगा दिया और एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। अब वो पूरी तरह फ्रीन के कंट्रोल में थी और फ्रीन उसे किस करता जा रहा था। जब बेकी को लगा कि अब वो फ्रीन से खुद को छुड़ा नहीं पाएगी, तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके गर्म आंसू, उसके आंसू देखकर फ्रीन रुका और उसे देखने लगा। आज उसकी आंखों में उसे प्यार नजर नहीं आ रहा था, अपने लिए डर नजर आ रहा था, एक वहशत नजर आ रही थी। उसने बेकी को छोड़ा। बेकी, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं?
वो परेशान सा पूछ रहा था। बेकी ने गुस्से से उसे देखकर कहा, लकी तो नहीं? जो टॉर्चर आप मुझे दिन रात दे रहे हैं, उससे तो अच्छा है एक ही बार मुझे मार दें। इतने दिन का स्ट्रेस, टेंशन अचानक एक साथ निकल आया। बीन हैरान सा उसे देखने लगा। टॉर्चर? वो तो उस पर अपना प्यार जता रहा था। क्या उसे फूल देना, चॉकलेट्स देना, गिफ्ट देना, हर वक्त उसे स्पेशल फील करवाना, ये सब टॉर्चर था? वो बेकी को देख रहा था, जो मुसलसल रोती जा रही थी। हाँ, टॉर्चर। अमीर बाप के बेटे हैं ना आप। अय्याशी करने के लिए आपको सिर्फ एक मैरिड लड़की ही मिली। ये जानकर भी कि मैं किसी और की बीवी हूँ, आप बस मेरे साथ रिलेशन रखना चाहते हैं ना? वो उसे देखकर कह रही थी। बीन को लगा कि बेकी ने उसके प्यार को गाली दी है। तुम क्या मुझे ऐसा समझती हो? तो और क्या समझूं? वो उसे देखकर कह रही थी। हमारी दुनिया अलग है, हम दोनों अलग हैं हर तरह से, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं। बेकी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। आज फ्रीन की आवाज़ टूटी हुई लग रही थी। उसे तो लगा कि वो अपने प्यार के लिए लड़ रहा है, पर आज उसे लग रहा था कि बेकी तो उससे प्यार ही नहीं करती। तो क्या ये एक वन साइडेड लव था? क्या वो अपना प्यार बेकी पर थोप रहा था? हाँ, नहीं करती, नहीं करती प्यार आपसे, बिल्कुल नहीं करती। वो रो रो कर कह रही थी। नफरत करती हूँ मैं आपसे, बहुत नफरत। उसके ये लफ्ज़ प्रीन को तोड़ गए। प्रीन उससे दूर हुआ और फिर मुड़ गया। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, प्रीन कह रहा था। बेकी 2 लम्हे उसे देखती रही, जो बिल्कुल सीधा पानी में खड़ा था, और फिर पूल से निकलकर बाहर चली गई। जब वो नीचे आई तो खुनकुआ उसका ये हाल देखकर हैरान रह गया। वो समझ गया था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं फ्रीन है। बेकी की आंखें रोई थीं और वो पूरी तरह भीगी हुई थी। बेकी, ये कैसे हुआ? खुनकुआ ने उसे देखकर पूछा। वॉशरूम में नल टूट गया था और मैं भीग गई। बेकी ने बहाना बनाया। मैं बहुत थक गई हूँ, घर चलें? बेकी ने कहा। हाँ, चलो चलते हैं। हुआ अपना कोट उसके कंधों पर रखकर उसे अपनी बाहों में भरता अपने साथ ले गया। नीता काफी देर फ्रीन को कॉल करती रही, कोई जवाब नहीं आया। तो वो उठकर रेस्टोरेंट से बाहर जा रही थी, जब नौप उसके पीछे आया। नीता, नीता मेरी बात सुनो, नीता कहाँ जा रही हो? ये कहता वो आकर नीता के सामने खड़ा हो गया। हटो मेरे रास्ते से, और जिसके साथ थे उसी से बातें करो। ये कहकर वो उसे क्रॉस करती आगे बढ़ रही थी, जब नौप ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। कौन वो? उसे पहचाना नहीं तुमने? मेरी कज़न सिस्टर है वो। नौप की बात सुनकर नीता का गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया। तो क्या हुआ, कज़न सिस्टर के साथ डेट नहीं करते क्या? वो हाथ छुड़ाकर बोली और फिर आगे बढ़ने लगी। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। वो फिर से नीता के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी दरअसल शादी होने वाली है, यहाँ पर मुझे ट्रीट देने के लिए लेकर आई है। ये बात सुनकर नीता का गुस्से से चेहरा लाल, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। फिर भी वो नौब पर यह जाहिर नहीं करना चाहती थी। वटएवर, तुम जो मर्जी करो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ये कहकर वो फिर जाने लगी, जब नौब ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों हम दोनों को सजा दे रही हो नीता? उसकी बाहों में नीता पिघलने लगी। नौप ने उसे कंधों से मोड़कर उसकी आंखों में देखकर कहा, आज भी मुझे किसी और के साथ बैठा देखकर तुम जेलस फील करती हो। मैं किसी और को देखकर मुस्कुराऊं तो आंखें लाल हो जाती हैं तुम्हारी।
दिल चलने लगता है। तो मान क्यों नहीं लेती कि प्यार करती हूँ मुझसे? नोब की आंखों में सवाल था। करती हूँ प्यार नोब, बहुत प्यार करती हूँ और शायद हमेशा करती रहूंगी। ये सुनकर नोब मुस्कुराया और उसे गले लगाने वाला था जब नीता ने अपने हाथों से उसे दूर धकेल दिया। लेकिन तुमने भरोसा तोड़ा है मेरा, और वो मैं दोबारा नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। ये कहकर वो उसे क्रॉस करती आगे बढ़ी और अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई, और नॉब बस उसे जाते देखता रहा। और सीन मूव होता है बेकी के घर पर। वो प्रीन को ये बुरा भला नहीं कहना चाहती थी, ना ही उसे आई हेट यू कहना चाहती थी, पर फ्रीन ने उसे मजबूर कर दिया था, या शायद उसके दिल ने, जो बार बार फ्रीन की तरफ खींचता जा रहा था। खुद को समझाती जब वो बिस्तर पर लेटी तो बहुत मुश्किल से उसे नींद आई थी। सपने में उसने एक बहुत खूबसूरत जगह देखी, खूबसूरत फूलों से भरा एक बागीचा, जिसमें वाइट ड्रेस पहने वो खड़ी थी। हर जगह बहुत रोशन थी, बहुत खूबसूरत। आसपास बहुत खूबसूरत पहाड़ थे और सर पर एक खुला नीला आसमान। उसने मुड़कर देखा तो फ्रीन भी एक वाइट ड्रेस में चलता उसकी तरफ आ रहा था। आंखों में वही चमक, होठों पर वही मुस्कुराहट लिए, जिसे देखकर वो हमेशा खो जाती थी। फ्रीन ने आकर अपना हाथ बढ़ाया। बेकी उसका हाथ थामने ही वाली थी जब अचानक हर तरफ अंधेरा हो गया। आंधी चलने लगी, बहुत तेज। आसमान पर बिजली कड़क रही थी। उसने घबराकर जब सामने देखा तो फ्रीन गायब हो गया था और वो अकेली रह गई थी इस अंधेरे में। फ्रीन, ये चीखते हुए वो उठ बैठी। हुनकुआ भी उसके साथ था। बेकी, बेकी तुम ठीक हो? उसने फ्रीन का नाम नहीं सुना, पर समझ गया कि बेकी बहुत डरी हुई है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो हिचकियां ले लेकर रो रही थी। बेकी, क्या हुआ? तुमने बहुत बुरा ख्वाब देखा क्या? हुनकुआ ने उसे पानी पकड़ाया। बेकी ने उसके हाथ से ग्लास लेकर पानी पिया, लेकिन आंसू थे कि अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर बाद जब उसकी सेंसेस नॉर्मल हुए तो उसने देखा कि वो खुनकुआ के साथ है और ये सब एक सपना था। आई एम सॉरी, बुरा ख्वाब देखा था मैंने, आपको भी परेशान कर दिया। इट्स ओके, ये कहकर खुनकुआ उसे अपनी बाहों में लेना चाह रहा था, पर बेकी उसे इग्नोर करती, अपना बिस्तर ठीक करती दोबारा लेट गई। खुनकुआ कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर खुद भी लेट गया। देखने पर तो लग रहा था कि शायद बेकी फौरन सो गई है, लेकिन उस सपने के बाद पूरी रात उसे नींद नहीं आई। और सीन मूव होता है मॉर्निंग में। आज जब बेकी बुटीक पर गई तो कोई गिफ्ट, कोई चॉकलेट्स उसका इंतजार नहीं कर रही थी। उसके होंठों पर एक फीकी सी हंसी आई। जरूर प्रीन उसका इंतजार कर करके थक गया है और फाइनली अब ये सब खत्म हो गया है। वो पूरा दिन काम में लगी रही, पर न चाहते हुए भी उसकी आंखें उस इंसान को ढूंढ रही थीं जो हर वक्त उसे स्पेशल फील कराता था, जिसकी आंखों की चमक उसे सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देती थी, जिसे वो हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहती थी। आज वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद बेकी की बातों ने उसे कुछ ज्यादा हर्ट कर दिया था, लेकिन यही ठीक था उन दोनों के लिए। वो पूरा दिन खुद को यही समझाती रही। लगभग 1 बजे के करीब अलिसारा ने मिस वॉन को और बेकी को अपने कैबिन में बुलाया।
जब वो दोनों अंदर गए तो अलीसारा कुछ परेशान थी। मैम, सब ठीक है? बेकी ने पूछा। हाँ रेबेका, सब ठीक है भी और नहीं भी। क्या हुआ? मिस वॉन ने पूछा। आज मिस्टर फ्रीन भी नहीं आए। उसी के बारे में है ये। कल रात को शायद उसका अपनी फियांसे से झगड़ा हुआ था। वो रोते हुए गाड़ी चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। ये बात सुनते ही बेकी के दिल को धक्का लगा और उसके मुंह से अचानक निकला, वो ठीक तो है ना? उससे ज्यादा लगी तो नहीं? मिस वॉन और अलीसारा दोनों उसे देखने लगे। फिर अलीसारा ने कहा, नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लगी, पर वो बिल्कुल भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है अभी। मैंने कहा ना, उसका अपनी फियांसे से शायद झगड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा दुखी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम और डैड उसे इस हाल में देखें, तो उसे उसके घर में रखा हुआ है। उसका घर? एक दफा फिर बेकी के मुंह से निकला। हाँ, मॉम डैड के अलावा भी उसने अपने लिए एक घर बना रखा है। वहां ज्यादा नहीं जाता, बस कभी कभी जाता है। आजकल वो उसी घर में है। मैं अपने भाई को इस सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। आप दोनों पर बहुत ट्रस्ट है, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि शायद कुछ दिन मैं बुटीक नहीं आऊंगी। काम को हैंडल कर लीजिएगा। उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया और अलीसारा को सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद वो रीन के घर के लिए निकल गई। रीन का एक्सीडेंट हुआ था ये सुनकर बेकी बेचैन हो गई। दिल में उसे देखने का ख्याल शिद्दत से आ रहा था। अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। ऑफ टाइम से कुछ देर पहले वो खामोशी से अलीसारा के कैबिन में गई ताकि कहीं से उसे फ्रीन के घर का एड्रेस मिल सके। हर जगह देख ली, लेकिन एड्रेस कहीं पर भी नहीं मिला। मायूस होकर जब कमरे से बाहर निकलने लगी, तभी सामने पड़ी फाइल में अलीसारा के कुछ पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें उसे फ्रीन के घर का एड्रेस मिल गया। ये एड्रेस वो क्यों ढूंढ रही थी? वो खुद से यही सवाल करने लगी। फाइनली फ्रीन अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस सब को खत्म क्यों नहीं कर देती? फिर उसने खुद से पूछा, क्या अगर कल को फ्रीन की आंखें बदल गई तो वो सह पाएगी? क्या कल को ये इंसान जिस प्यार से उसे देखता है, अगर वो प्यार किसी और के लिए बेकी ने उसकी आंखों में देख लिया, तो क्या वो जी पाएगी? नहीं, शायद नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। बस उसे ये पता था कि अभी वो फ्रीन को देखना चाहती है। उसने कुनकुआ को कॉल की। हाँ बेकी, बोलो। कुनकुआ ने कहा, मैं आज यूकी के साथ कुछ जरूरी काम के लिए रुकी हूँ। हो सकता है मैं बहुत लेट हो जाऊं, तो मेरा वेट मत कीजिएगा। उसने खुनकुआ को इन्फॉर्म कर दिया। ओके ठीक है, मैं संभाल लूंगा, खुनकुआ ने कहा। ह्यूंजू अब वैसे भी अक्सर रायल को अपने साथ अपने घर ले जाता था। आज भी खुनकुआ को जब पता लगा कि बेकी घर पर नहीं है, उसने रायल को ह्यूंजू के घर भेज दिया ताकि वो कुछ देर सुकून का सांस ले सके। और सीन मूव होता है फ्रीन के घर। अलीसारा उसके पास सूप लेकर बैठी थी और एक बच्चे की तरह उसे ट्रीट कर रही थी। फ्रीन, तुम्हारा बुखार कम नहीं हो रहा, चलो ये सूप पियो, वो उसे गुस्से से कह रही थी। पी सारा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं यार। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर अकेला रहने दो। प्रणोद भी उनके साथ ही था। कैसे नहीं हो छोटे बच्चे, ये हरकतें छोटे बच्चों वाली होती है। नीता से झगड़ा हुआ और गाड़ी मार ली, तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने गाड़ी नहीं मारी, मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया, बस अब बहुत हुआ। आइंदा से तुम कभी भी ड्राइवर के बगैर कहीं नहीं जाओगे। भी सारा, वो मुंह बनाकर कह रहा था। अच्छा सॉरी, सॉरी ना, आइंदा नहीं करूंगा। वो मुंह बनाकर अपनी बहन को मना रहा था। उसकी क्यूट स्माइल देखकर अलीसारा हंसने लगी। अच्छा ठीक है,
मैं जा रही हूँ पर तुम इसे फिनिश कर लेना। प्रणोद उसे आंखों से इशारा कर रहा था कि फ्रीन को थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। उसने वो सूप साइड टेबल पर रखा, फिर से अपने भाई को गले लगाया, एक बच्चे की तरह उसकी गाल पर किस किया। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती ना? फ्रीन ने मुंह साफ करते हुए कहा। कभी नहीं। ये कहकर उसने फ्रीन के बाल खराब किए और प्रणोद के साथ बाहर निकल गई। जब वो फ्रीन के घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठी तो कोई था जो न जाने कब से घर के बाहर ही खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो घर के अंदर जाकर उस इंसान को देखे जिसकी आंखों में वो खो जाती थी। लेकिन आज उसका दिल उसके काबू में नहीं था। उसे लगा था कि आज अगर वो फ्रीन को नहीं दिखेगी तो उसकी सांसें रुक जाएंगी। अलेसारा और प्रणोद के जाने के बाद वो धीमे कदम लेती जब मेन एंट्रेंस पर गई तो दरवाज़ा लॉक नहीं था। जब वो खोलकर अंदर गई तो लगा जैसे ये उसके सपनों का घर है। ये नक्शा बहुत जाना पहचाना सा था। एक खूबसूरत हॉल जिसमें फायरप्लेस थी, दूसरी तरफ से डाइनिंग एरिया था। घर के अंदर एंटर होते ही सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर फ्रेम की मुस्कुराती हुई। उसकी आंखों की चमक बेकी के दिल को फिर बेकाबू करने लगी। धीरे धीरे कदम लेकर जब वो स्टेयर से ऊपर गई तो फ्रीन अपने मास्टर बेडरूम में बेड पर बैठा था, सर झुकाए। प्लीज सारा, मैं बच्चा नहीं हूं यार, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वो यूं ही सर झुकाए बैठा था। जब उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा इंसान कुछ कह नहीं रहा तो उसने नजरें उठाकर देखा। उसकी आंखें बहुत मायूस लग रही थीं, चेहरा बहुत पीला पड़ा हुआ था। गाल शायद बुखार की वजह से लाल हो रहे थे। उसने बेकी को देखा और ऐसा लगा कि उसका जख्म फिर से ताज़ा हो गया हो। आई हेट यू, आई हेट यू। उसकी कही ये बात उसके कानों में गूंजने लगी। ओह मिस रेबेका, वो उसे देखकर बोला और सर झुका लिया। यहाँ आने की तकलीफ कैसे की आपने? बेकी को समझ नहीं आई कि उसे क्या कहे। वो जल्दी उसके बिस्तर के करीब आई और बैठ गई। मैम ने बताया कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप ठीक हैं? वो हैरानी से उसे देखने लगा। तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना, फिर क्या फर्क पड़ता है कि मैं ठीक हूं या नहीं, जीऊं या मरूं? तुम्हें तो मेरे मरने से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। वो आंखों में नाराजगी लिए उसे देख रहा था। एक अजीब सा गुस्सा, एक अजीब सी मायूसी। बेकी को लगा कि अगर वो यूं ही उसे देखता रहा तो बेकी का दम घुट जाएगा। फ्रीन, प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए। वो उसके सामने बेग करने लगी। तो कैसे देखूं? वो बिस्तर से निकला और खड़ा हो गया। उसे देखकर बेकी भी खड़ी हो गई। तुमने मुझे कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ठीक है, पर तुमने मेरे प्यार को गाली दी। तुम्हें लगता है कि मैं इतना घटिया इंसान हूँ जो सिर्फ तुम्हारे साथ अफेयर चलाना चाहता है? मैं फ्रीन सरोजा हूँ, चंकीमा एम्पायर्स का इकलौता वारिस। एक छोड़कर 10 लड़कियां मिल सकती हैं मुझे, पर क्या करूं, मेरे दिल ने सिर्फ एक ही लड़की को चाहा इन 9 सालों में और वो तुम हो। अब इसमें मैं क्या करूं? ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बेकी सिर्फ उसका नाम लेकर रोते जा रही थी। रीन उसे देखता जा रहा था। अब यहाँ क्या करने आई हो तुम? अगर तुम अपने किए के लिए सॉरी कहने आई हो तो कोई बात नहीं। मुझे समझ आ गई है कि मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। ये कहकर वो मुड़ गया। प्लीज तुम चली जाओ। मैं तुम्हें जितनी बार देखता हूँ तुम्हें
ना पाने का दर्द उतनी बार बढ़ता जाता है। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। बेकी रोते जा रही थी, लेकिन वो मुड़कर गई नहीं। उसने कुछ ऐसा किया कि फ्रीन और वो खुद भी हैरान रह गए। फ्रीन उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। बेकी ने झटके से उसे गले लगा लिया। आई लव यू फ्रीन, आई लव यू सो मच, वो ये कह रही थी। उसके नर्म गर्म आंसू फ्रीन की कमर पर गिर रहे थे। वो रोते रोते उसे बार बार आई लव यू कह रही थी। फ्रीन को पहले अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो मुड़ा और हैरानी से बेकी को देखने लगा। उसने बेकी का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। ये तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, ये कहकर बेकी उससे अलग होती जाने लगी थी जब उसने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुमने मुझे आई लव यू कहा है ना? बेकी ने नजरें झुका ली। रीन ने दोनों हाथों में उसका चेहरा लिया और उसका माथा चूमा। आई लव यू टू बेकी, आई लव यू सो मच। रीन की आंखों में कुछ था कि बेकी खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाई। उसने फ्रीन के गाल को एक हाथ से थाम लिया और फिर उसे पैशनेटली किस करने लगी। एक किस उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो एक दूसरे को पैशनेटली किस करते जा रहे थे। एक दूसरे को थाम रखा था इतनी मजबूती से जैसे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। कुछ देर बाद बेकी ने किस ब्रेक की और उसे देखकर कहा, मुझे नहीं पता मैं ये क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, पर मैं हमेशा से जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। आई लव यू फ्रीन, आई लव यू सो मच। फ्रीन मुस्कुराने लगा। उसने बेकी के आंसू साफ किए और उसे देखकर बोला, मैं तुम्हारे लिए इस पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा बेकी। आई लव यू टू, ये कहकर उसने दोबारा से बेकी को गले लगा लिया। बाहर मौसम खराब होने लगा था। धीमी धीमी बारिश हो रही थी। बेकी ने फ्रीन को खुद से अलग किया। अब मुझे जाना होगा, ये कहकर वो फ्रीन के कमरे से निकलने वाली थी जब फ्रीन ने हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। नहीं, आज मत जाओ, आज रुक जाओ। ये सब एक सपने सा लग रहा है। अगर ये सपना भी है तो मैं इसे टूटने नहीं देना चाहता, प्लीज। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी बेकी को खो देने की। ना चाहते हुए भी बेकी उसकी तरफ पड़ने लगी। बेकी का फोन जो वाइब्रेशन पर था बार बार बजता जा रहा था, पर आज उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। फ्रीन की आंखें उसे अपनी तरफ खींचते जा रही थी और एक दफा फिर वो फ्रीन की तरफ बढ़ गई। फ्रीन ने उसे गले लगाकर कहा, तुम मेरे सपने को पूरा कर दो बेकी, मैं तुम्हें पूरी तरह पा लेना चाहता हूँ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसने स्वीटली बेकी की नेक पर किस किया। बेकी ने उसे रोका नहीं। वो नेक से लेकर उसकी शोल्डर तक किस करता रहा। एक तरफ से दूसरी तरफ बेकी की सांसें तेज होती रहीं। उसने कंधों से फ्रीन को मजबूती से पकड़ रखा था। उसे फ्रीन को रोकने का ख्याल तो एक बार भी नहीं आया। फिर फ्रीन ने उसे बेड पर बिठा दिया और दोनों हाथों में उसका चेहरा लेकर उसके फॉरहेड को किस किया, उसकी नोज को किस किया, उसके लिप्स पर किस किया और धीरे धीरे बेकी की शर्ट ओपन करने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां
बेकी की स्मूथ स्किन से टकराती तो उसे लगता कि उसकी सांसें रुकने वाली हैं। ये उन दोनों के लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस की तरह था। अपनी यादें खोने के बाद वो कभी किसी के इतने करीब नहीं आए थे। धीरे धीरे रीन ने उसकी शर्ट के सारे बटन ओपन कर दिए और उसे पीछे गिरा दिया। वो उसके और करीब हुआ और उसे अपनी बाहों में भर लिया। बेकी उसकी बाहों में पिघलती जा रही थी। रीन के हाथ बेकी की बैक पर घूम रहे थे। बेकी का चेहरा, उसकी गर्म सांसें रीन को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। तभी बेकी की अपर बॉडी पर एक लास्ट कपड़ा भी उतार लिया गया और वो पूरी तरह नेकेड थी। उसने रीन को कंधों से अभी भी थाम रखा था और रीन ने उसे हक किया था। फिर रीन ने ले जाकर उसे अपने बेड पर लिटा दिया और खुद उसके टॉप पर आ गया। वो बड़ी गहरी नजरों से उसकी आंखों में देख रहा था। रीन उसकी आंखों में देखकर कह रहा था, ये सब कुछ मुझे एक सपने सा लग रहा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे इतने करीब होगी। ये कहकर उसने बेकी को पैशनेटली किस कर लिया। वो उसे किस करता जा रहा था और उसका दूसरा हाथ बेकी की बॉडी पर मूव कर रहा था प्लेफुली। बेकी की सांसें तेज और तेज होती जा रही थी। रीन धीरे धीरे अपने होंठों को उसकी जॉ से लेता उसकी नेकलाइन तक ले गया और नीचे जाने लगा। उसका हर मूव, उसका हर टच बेकी को बेकाबू कर रहा था। आज से पहले उसने ऐसा कभी फील नहीं किया था। वो धीरे धीरे बेकी के होश गुम करता जा रहा था। उन दोनों की सांसें तेज होते जा रही थी। नीन, आई लव यू। बेकी बस अपनी टूटती हुई सांसों में यही कहती जा रही थी। बेकी का ये कन्फेशन नीन के अंदर एक जुनून को बढ़ा रहा था। वो आज उसे पूरी तरह पा लेना चाहता था। वो धीरे धीरे उसकी चेस्ट से होता उसकी फ्लैट बेली पर मूव करने लगा। आज उन दोनों को किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। आज बस वो एक दूसरे के अंदर गुम हो जाना चाहते थे। तभी नीन का हाथ बेकी की स्कर्ट पर गया। उसे लास्ट टाइम वाली बात याद आ गई और उसने नजरें उठाकर बेकी को देखा, जिसकी आंखें अभी भी मजबूती से बंद थीं। जब बेकी ने कुछ देर कोई मूवमेंट महसूस नहीं की तो उसने आंखें खोलकर फ्रीन को देखा, जो उसी को देख रहा था। उसकी आंखें बेकी से इजाजत मांग रही थीं। बेकी ने अपनी आंखों से ही उसे इजाजत दे दी और फिर उन दोनों के सारे कपड़े धीरे धीरे फर्श पर गिरते रहे। वो पूरी तरह बेकी को अपना बनाता चला गया। फ्रीन ने बेकी की आंखों में देखकर कहा, आई लव यू बेकी, एंड आई प्रॉमिस कि तुम्हें मुझसे प्यार करने पर कभी अफसोस नहीं होगा। बेकी ने उसे कंधों से पकड़कर और करीब कर लिया। अब उनके दरमियान कोई दीवार नहीं रही। वो दोनों हर तरह से एक हो गए थे। बाहर का शोर उनके अंदर के शोर के सामने कुछ भी नहीं था। फिर फ्रीन ने अपने वीक पॉइंट को बेकी के वीक पॉइंट पर पुश कर दिया। फ्रीन, बेकी की आवाज अब टूटती जा रही थी। उसकी शब्द अब उसका साथ देना छोड़ गए थे। फ्रीन ने पूरी तरह उसे अपना बना लिया और रात यूं ही बीतती रही।
कुछ राउंड्स के बाद वो दोनों बहुत बुरी तरह थक गए और फ्रीन यूं ही उसके सीने पर सिर टिकाकर सो गया। और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट।